हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीती ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपका मेरे साथ फर्स्ट इंट्रैक्शन है तो पिछले वीडियोस को आप प्लेस में जाकर देख सकते हैं। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए ऐसी नॉलेज गेन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में कितना होता है। तो मैं आपको रिपल फैक्टर थोड़ा सा बता देता हूँ। रिपल फैक्टर यहाँ पर इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ रिपल्स कितनी है किसी भी डीसी आउटपुट के अंदर। जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये प्योर डीसी वेव ना होकर के थोड़ा सा इसके अंदर सिग्नल्स आ रहे हैं और ये ड्रॉप्स जो हैं वही शो कर रहे हैं रिपल्स को। तो रिपल फैक्टर का जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो निकल कर आता है IRMS ऑफ AC कंपोनेंट अपॉन में DC कंपोनेंट का करंट। तो ये चीज़ इसका फॉर्मूला शो करती है यहाँ पर ये चीज़ इसका यहाँ पर फॉर्मूला शो करती है, यानी कि रिपल फैक्टर जितना कम होगा उसके अंदर AC कंपोनेंट्स भी उतने ही कम होंगे और उतना ही जो हमारी वेव होगी वो उतना ही प्योर होगी, प्योर DC। तो यहाँ पर जो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में रिपल फैक्टर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1.21। इसके अलावा मैं आपको और दो के बारे में भी यहाँ पर बता देता हूँ। फुल वेव के केस में जो रिपल फैक्टर की वैल्यू होगी यहाँ पर वो निकल कर आएगी, फुल वेव के केस में जो वैल्यू होगी वो निकल कर आएगी 48। जबकि अगर हम ब्रिज वेव की बात करें, ब्रिज वेव की बात करें तो उसके अंदर जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 0.48। तो इन दोनों के केस में यहाँ पर होगी 0.48। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिखे, इसके रिगार्डिंग भी आसपास जो भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर लिखवा दी। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो तो होगा 1.21। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जीनर डायोड कॉमनली और किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि ये वोल्टेज को रेगुलेट करने पे यहाँ पर काम आता है। वोल्टेज रेगुलेट करने का मतलब है यहाँ पर कि ये फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, चाहे आप इसके लोड कंडीशन या फिर इनपुट में कितना भी चेंज कर लो, इन दोनों फैक्टर्स पे आप कितना भी चेंज कर लो ये प्रोड्यूस करेगा फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के अंदर कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसे ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन के अंदर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। और पिछले वीडियोज़ में भी मैंने इसी तरह क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप प्लेस में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनके अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक FM सिग्नल इनमें से किसके द्वारा यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा B, डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर का डायग्राम जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो ये डिस्क्रिमिनेटर सर्किट के अंदर होता क्या है कि ये जनरेट करता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है कि कितना डेविएशन हुआ है फ्रीक्वेंसी में, अनमॉड्यूलेटेड RF कैरियर फ्रीक्वेंसी से, RF कैरियर फ्रीक्वेंसी से कितना डेविएशन हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है और उससे ही हम डिटेक्ट करते हैं FM सिग्नल को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वो होगा B। आई होप आप सभी को यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक फिगर हमें यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर फिगर है। तो जैसे कि देखकर ही पता लग रहा है कि ये ट्रांजिस्टर का फिगर है, पर कन्फ्यूज हो सकते हैं NPN और PNP में। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखनी है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा ट्रांजिस्टर के अंदर शो होती है P2N, यानी करंट की डायरेक्शन हमेशा फ्लो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स। तो यहाँ पर भी होल्स की डायरेक्शन में चल रहा है। तो P2N जब होगी तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर बनेगा NPN। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा A, NPN ट्रांजिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए बाइनरी नंबर्स को, उसको यहाँ पर और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा B, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के अंदर होता क्या है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ बाइनरी सेल्स होते हैं और इन बाइनरी सेल्स के अंदर हम बाइनरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करते हैं। इसी के अंदर यहाँ पर कैस्केडेड फॉर्म में, यानी कि एक के बाद एक यहाँ पर अरेंज होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स।
फ्लिप फ्लॉप्स। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, रजिस्टर। और यहाँ पर जो काउंटर होता है, काउंटर यहाँ पर नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करने में यहाँ पर काम आता है। उसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाई पास फिल्टर इनमें से कौन से सिग्नल्स को यहाँ पर अलाउ करता है। तो हाई पास फिल्टर का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सी लगा होता है और यहाँ पर आर होता है। यहाँ से हम देते हैं वी आउटपुट और यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं इनपुट। तो ये इसका कुछ डायग्राम होता है। और अगर हम इसके सिग्नल ग्राफ की बात करें, कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है FC, और इसके ऊपर जो भी सिग्नल्स होते हैं उन्हें ये यहाँ पर अलाउ कर देता है, और उससे पहले वाले जो भी सिग्नल्स होते हैं उन्हें ये यहाँ पर एटीन्यूएट कर देता है, यानी कि उन्हें यहाँ पर ये पास नहीं होने देता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, हाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर अलाउ करता है। इसे एक नाम से और जाना जाता है और वो है डिफरेंशिएटर सर्किट। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक ओप एम्प के अंदर यहाँ पर CMRR की वैल्यू गिवन है 10⁻3। यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये 103 ना होकर के 10⁻3 है। और यहाँ पर जो डिफरेंशियल गेन है यानी AD, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 10⁻3। हमें निकालना है कॉमन मोड गेन यानी कि ACM। MRR यहाँ पर होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये शो करता है यहाँ पर एबिलिटी किसी भी ओप एम्प की, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने की, यानी कॉमन मोड सिग्नल्स को रिजेक्ट करने की उसके अंदर कितनी एबिलिटी है वो यहाँ पर शो की जाती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो से, यानी CMRR। और यहाँ पर जो CMRR का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर निकल कर आता है AD, यानी डिफरेंशियल गेन अपॉन में कॉमन मोड गेन। तो जैसा कि हमें CMRR की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और डिफरेंशियल गेन की भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो हमें यहाँ पर निकालना है कॉमन मोड गेन। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे यहाँ पर AC। डिफरेंशियल गेन की हमें वैल्यू गिवन थी 10⁻3 और CMRR की वैल्यू गिवन थी 10⁻3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर निकल के आएगा 1। अब ये तो सिंपल एक न्यूमेरिकल हो गया, पर इसके अलावा आपको कुछ बातें और याद रखनी है जो आपको एग्जाम के अंदर यहाँ पर पूछी जा सकती है। जिसके अंदर पहली चीज़ ये है कि जो प्रैक्टिकल ऑप एम्प होता है, प्रैक्टिकल ऑप एम्प तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है CMRR की वो होती है 80 से लेके 100 dB तक। पहली बात तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर हम बात करते हैं आइडियल ऑप एम्प की, इसमें यहाँ पर जो इसका CMRR होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो आपको प्रैक्टिकल के केस में भी यहाँ पर याद रखना है और आइडियल के केस में भी। इसे आप अपनी कॉपी में कहीं पर नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे याद रखने के लिए। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी टाइप की नॉइज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है लो फ्रिक्वेंसी पे, यानी लो फ्रिक्वेंसी पर कौन सी नॉइज़ यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा फ्लिकरिंग नॉइज़। जो फ्लिकरिंग नॉइज़ होती है ये प्रोड्यूस होती है लो फ्रिक्वेंसी पे, यानी कि जब वैल्यू होती है फ्रिक्वेंसी की फ्यू किलो हर्ट्ज़ या उससे भी कम, उन वैल्यूज़ पर यहाँ पर प्रोड्यूस होती है फ्लिकर नॉइज़। शॉर्ट नॉइज़ प्रोड्यूस होती है एक्टिव डिवाइसेस के अंदर। रैंडम बिहेवियर प्रोड्यूस होता है चार्ज पार्टिकल्स का, तब प्रोड्यूस होती है शॉर्ट नॉइज़। इसके अलावा जो ट्रांजिट टाइम नॉइज़ होती है ये प्रोड्यूस होती है हाई फ्रिक्वेंसी पे। पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ओके नाउ मुझसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से यहाँ पर एडवांटेज है FM का इन कंपेरिजन टू द AM। यहाँ पर जो FM के अंदर नॉइज़ इम्यूनिटी होती है वो यहाँ पर बेटर होती है, क्योंकि ये मैसेज को यहाँ पर स्टोर करता है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की फॉर्म में। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी ट्रांसमिटेड पावर होती है वो भी ज़्यादा यूज़फुल होती है और इसके अंदर इसे जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी यहाँ पर लेस होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D134। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो इनकरेक्ट हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो लोअर ना रहकर बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि 20 टाइम्स तक होती है इन कंपेरिजन टू द AM। तो इसलिए यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया था। फिर हमसे रिगार्डिंग यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके थ्रू हम किसी भी सिग्नल के DC लेवल को चेंज कर सकते हैं बिना उसकी शेप को चेंज किए। आंसर होगा तो वो सर्किट होगा यहाँ पर क्लैम्पर सर्किट। यहाँ पर होता क्या है कि हम पूरा का पूरा सिग्नल ही यहाँ पर
पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक किसी में भी पहुंचा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सूटेबिलिटी। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर पर वेव की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो यहाँ पर थी Vm, पर जैसे ही हमने इसे पॉजिटिव क्लैम्पर से यहाँ पर प्रोवाइड किया, तो ये यहाँ पर हो जाएगी 2Vm, यानी कि पूरा का पूरा सिग्नल ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है ऊपर से नीचे। बट आपने एक चीज़ और यहाँ पर पढ़ी होगी, मूव करना हो सिर्फ थोड़ा सा पार्ट किसी भी सिग्नल का, यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक वेव फॉर्म है, तो सिर्फ इतना पार्ट हमें यहाँ पर हटाना है। तो इस चीज़ के लिए जो सर्किट यूज़ होता था वो होता था क्लिपर सर्किट। तो यही डिफरेंस है क्लिपर और क्लैम्पर में। क्लिपर के थ्रू हम यहाँ पर किसी भी वेव का अपर पार्ट का कुछ पोर्शन हटा सकते हैं, जबकि क्लैम्पर के केस में वो पूरी की पूरी वेव ही ऊपर या नीचे शिफ्ट होगी। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि बैंडविड्थ ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इन कंपैरिजन टू द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कितनी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो आउटपुट निकल कर आता है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का, वो बहुत ज़्यादा लो होता है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि बहुत सारे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो कपलिंग डिवाइसेस यूज़ की जाती है, कपलिंग डिवाइसेस जो इन्हें बीच में यहाँ पर कनेक्ट करती है, वो यूज़ की जाती है। एक तो कैपेसिटर और दूसरी ट्रांसफार्मर। अब जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जब हम इसे ऐसे इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका जो गेन होगा वो गेन यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब यहाँ पर गेन इंक्रीज़ हो जाएगा तो आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर पढ़ी होगी कि जो गेन और बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है ये हमेशा होता है कांस्टेंट। क्या किया है कि कैस्केडिंग करके, और हमने क्या किया है कि बहुत सारे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाने के लिए। उस वजह से यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है गेन, और जब भी गेन इंक्रीज़ होगा तो इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए यहाँ पर बैंडविड्थ हो जाएगी कम। यानी कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ होती है मोर देन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अगर हम अकेले की बात करेंगे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की तब तो ये ज़्यादा ही होगी, पर जब हम इनको कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ तब करंट निकल कर आएगा, वो यहाँ पर होगा कम। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स के अंदर DC और AC लोड लाइन्स को लेकर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का डायग्राम बनता है किसी भी ट्रांजिस्टर का लोड लाइन के अंदर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो चीज़ यहाँ पर कहलाती है क्यू पॉइंट। और क्यू पॉइंट यहाँ पर शो करता है कि ट्रांजिस्टर कहाँ पर अभी ऑपरेट हो रहा है। तो उस चीज़ को यहाँ पर शो करता है क्यू पॉइंट। और क्यू पॉइंट को एक नाम से और जाना जाता है जिसे बोला जाता है क्विसेंट पॉइंट। सही आंसर होगा वो यहाँ पर होगा सी, क्रॉस ईच अदर एट अ क्यू पॉइंट। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट मेथड है फॉर जनरेटिंग FM। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर। आर्मस्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेटर के अंदर होता क्या है कि एक बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के अंदर हम दो सिग्नल्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। पहला ऑडियो सिग्नल और दूसरा यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। और इन दोनों सिग्नल को प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर प्रोड्यूस होता है FM सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि JFET को लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो JFET की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। पहली चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसका जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको यहाँ पर पता भी होंगी पहले भी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में हमें दे रखा है कि करंट कंट्रोल करंट सोर्स, तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो यहाँ पर गलत ही हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, वोल्टेज कंट्रोल विथ हाई इनपुट रेजिस्टेंस। हम बात करें पहले ऑप्शन की कि करंट कंट्रोल डिवाइस विथ हाई इनपुट रेजिस्टेंस, तो वो कौन सा होगा, वो होगा BJT। तो ये चीज़ें आपको दोनों यहाँ पर याद रखनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि में से कौन सा मेथड है जो हम मॉड्यूलेशन के अंदर यूज़ करते हैं टेलीग्राफी के लिए। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा FSK। यहाँ पर FSK की फुल फॉर्म है
फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मेथड यहाँ पर यूज़ किया जाता है टेलीग्राफी के लिए। इसके अंदर होता क्या है कि हम यहाँ पर दो लेवल सेट करते हैं, पहला बाइनरी 1 और दूसरा बाइनरी 0, और इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर स्विच करता रहता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसी तरीके से हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी चेंज। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी चेंज का मतलब है कि इस तरीके से ये शिफ्टिंग करता हुआ यहाँ पर 1 से 0 के पर 0 से 1 के पास जाता रहता है डिजिटल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा FSK, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा कि ये किस टाइप के नए क्वेश्चंस आ गए हैं, क्योंकि आजकल पैटर्न थोड़ा बदला है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आपको आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे ही एनकरेजमेंट मिलती है हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए। ओके ना, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनके अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक डायोड जब रिवर्स बायस होता है तो वो किसकी तरह यहाँ पर एक्ट करता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो होगा ओपन स्विच। भी एक आइडियल डायोड शॉर्ट सर्किट होगा तो उस केस में वो होगा फॉरवर्ड बायस, और जब भी वो ओपन सर्किट का केस होगा तो उसमें वो होगा रिवर्स बायस। क्या है कि रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, तो रिवर्स बायस के केस में वो हो जाएगा ओपन सर्किट। कोई भी डायोड रिवर्स बायस कब होता है, जब उस पॉजिटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो लोअर होता है इन कंपैरिजन टू द नेगेटिव वाले लेवल पे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इन केस ऑफ सैचुरेशन यहाँ पर मॉसफेट किसकी तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर सैचुरेशन की जब भी हम बात करेंगे तो उस केस के अंदर यहाँ पर ये वर्क करेगा एज ए एम्पलीफायर, जबकि एज ए क्लोज स्विच ये वर्क करेगा कट ऑफ रीजन में। तो ये वर्क करेगा लीनियर रीजन के अंदर। तो उस केस में ये यहाँ पर वर्क करेगा एज अ वेरिएबल रजिस्टर। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इसके रिगार्डिंग यहाँ पर याद रखनी है। पर यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, एज ए एम्पलीफायर, यानी एज ए एम्पलीफायर वर्क करेगा इन केस ऑफ सैचुरेशन मोड। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी। और ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। यहाँ पर इसके अंदर पूछा गया है कि मैक्सवेल ब्रिज इनमें से कौन सी चीज़ को मेज़र करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो होगा सी, इंडक्टेंस। और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसके अंदर यहाँ पर पूछा गया कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स NPN ट्रांजिस्टर के अंदर कौन से होते हैं। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो आपको उसका आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके से नॉलेज को गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे ही इंकरेज करने के लिए, आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।